हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। चलते हैं टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक है संक्रामक रोग तथा उद्भवन अवधि। क्या है संक्रामक रोग और उद्भवन अवधि? तो चलते हैं, सभी रोगों के बारे में जान लेते हैं, क्या उसका अवधि उसके बारे में जान लेते हैं। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। इधर एक साइड दिया है रोग का नाम, एक साइड दिया है उद्भवन अवधि। तो क्या है चेचक का, जो चेचक एक रोग है तो इसका उद्भवन अवधि कितने दिन का होता है? 10 से 12 दिन का। छोटी माता जो रोग है उनका अवधि कितना होता है? 10 से 20 दिन का। टाइफाइड का कितना होता है? 5 से 20 दिन का। हैजा का कितना होता है? कुछ घंटों से 4 दिन का। डिप्थीरिया का होता है 1 दिन से 18 दिन का। कर्णफेर का होता है 10 दिन से 12 दिन का। प्लेग का होता है 3 से 10 दिन का। कुकर खांसी का होता है 4 दिन से 14 दिन का। चलते हैं सामान्य संक्रामक रोगों का परिचय, इसके बारे में अवगत होते हैं। तो वैसे तो अनेक रोग संक्रामक रोगों की श्रेणी में आते हैं, परंतु उनमें से कुछ मुख्य संक्रामक रोग ऐसे होते हैं जो भारतीय पर्यावरण में प्रायः प्रबल रूप धारण किया करते हैं। ऐसे कुछ रोगों के मुख्य नाम हैं, जैसे चेचक है, छोटी माता, खसरा, डिप्थीरिया, कुकर खांसी, टिटनस, क्षय रोग, मियादी बुखार, पेचिश, अतिसार, हैजा तथा विषैला, भोजन या आहार विषाक्तता। इन रोगों में से कुछ हैजा, मियादी बुखार, पेचिश तथा अतिसार विस्तृत विवरण अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग संदर्भ में प्रस्तुत किया जा चुका। शेष से यहाँ पे मुख्यतः संक्रामक रोगों का विस्तृत विवरण दिया गया है, तो हम इसे क्रम वाइज जानेंगे। तो आज हम क्या है चेचक या बड़ी माता जो है इनके बारे में, और ये छोटी माता के बारे में, इन दोनों के बारे में जानेंगे। तो ये सब है क्या। तो पहला टॉपिक है, जो पहला पॉइंट है, तो चेचक या बड़ी माता जिसे चिकन पॉक्स कहा जाता है, तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। चेचक जो चिकन पॉक्स है यह अत्यंत भयानक रोग है। कैसा रोग है? यह भयानक रोग है। यह रोग दिसंबर से मई जून तक फैलता है। क्या कहा गया? यह एक भयानक रोग है। दिसंबर से मई जून तक यह रोग ज़्यादा देखने को मिलता है, फैलता है। वर्षा काल में यह रोग समाप्त हो जाता है। क्या कहा गया है? कि वर्षा काल में यह रोग समाप्त हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा दिसंबर से लेकर मई जून तक ये रोग फैलता है। कारण है, यह रोग एक विषाणु वायरस है। इस वायरस का जो नाम है वेरियोला वायरस द्वारा फैलता है। क्या है? यह एक वायरस है। तो वायरस का क्या नाम है? वेरियोला वायरस है, जो इसके द्वारा यह रोग फैलता है। यह विषाणु रोगी के नाक, कंठ व रक्त में रहता है। रोगी के खांसने व छींकने पर थूक के कणों द्वारा यह विष बाहर निकलता है। क्या है? कैसे एक दूसरे को यह रोग होता है? जैसे रोगी को अगर किसी को हो गया है इस वायरस के द्वारा, तो अगर वो खांस रहा, छींक रहा है या कहीं थूक दे रहा है, तो वो कण क्या है? एक विष के रूप में हो जाता है जो बाहर निकलता है। तो क्या है? एक दूसरे को उससे होने लगता है, तथा थूक से सूखने और दूसरे व्यक्ति को क्या है? वायु द्वारा पहुंच जाता है। यह विषाणु धूल के कणों में मौजूद होता है। क्या है? यह विषाणु, जैसे जो पेशेंट है, जो रोगी है, अगर वह खांसी या थूक छींक से अगर वह थूक दे रहा है बाहर, तो एक विष बाहर आ जा रहा है। तो क्या है? जब ये सूख जाता है तो वायु द्वारा दूसरे व्यक्ति पहुंच जाता है। और जब पहुंचता है तो कैसे पहुंचता है? एक धूल, विषाणु का क्या छोटा एक रूप धूल हो जाता, धूल के कणों से क्या होता है? धूलों को में मौजूद रहता है। यह विषाणु धूल के कणों में मौजूद रहता है और संपर्क के द्वारा यह रोग हो जाता है। अगर उस कण के संपर्क में वह व्यक्ति आ जाता है तो उसे यह रोग हो जाता है। उद्भव काल जो है कितना माना गया है? इसका उद्भवन काल जो है 10 से 14 दिन तक होता है। भारत में यह सामान्यतः 20 दिन तक माना जाता है। जो इसके रोग के लक्षण है, तो रोग के क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं चेचक या बड़ी माता कहा जाए, तो इनमें कौन कौन से लक्षण देखने को मिलता है? उद्भवन काल की समाप्ति पर प्रारंभ में तेज बुखार होता है, सिर दर्द तथा पीठ में दर्द होता है। क्या होता है? तेज बुखार होता है और सिर दर्द होता है और पीठ में दर्द होता है। छोटे बालकों में बुखार जो होता है वो उसका जो टेम्परेचर होता है
104 डिग्री फ़ारेनहाइट से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। बहुत ज़्यादा बुखार होता है, कितना हो जाता है फ़ारेनहाइट में? तो 104 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार हो जाता है छोटे बालकों में। रोगी की आंखें क्या होती हैं? लाल हो जाती हैं। वह सुस्त रहता है, ऐंठन तथा उदासीन क्या है, उदासीपन आने लगता है। वह मूर्छित स्थिति में हो जाता है और मृत्यु तक भी हो सकती है। तथा तीसरे दिन ज्वर कुछ हल्का हो जाता है। मुंह, बाह, टांगों व लाल दाने दिखाई पड़ने लगते हैं। दाने सबसे पहले चेहरे पर, फिर धीरे धीरे छाती व पीठ व अन्य शरीर के भागों में दिखाई देने लगता है। दाने पहले लाल मसूर के दाने, लाल मसूर के दाने जैसा दिखाई देता है। यह 2 दिन बाद फूल जाते तथा उनके अंदर सफ़ेद लस भर जाता है। यह लस 1 या 2 दिन में पीव का रूप धारण कर लेता है। इस समय ज्वर पुनः हो जाता है तथा दानों के चारों ओर शरीर पर सूजन आ जाती है। तत्पश्चात दाने भी सूख कर गिरने लगते हैं। लगभग 14 दिन के पश्चात दाने पर पपड़ी आ जाती है। 21 दिन में पपड़ी सूख कर गिरने लगती है। जिस व्यक्ति को यह रोग एक बार लग जाता है, उसे फिर दोबारा नहीं लगता है। यदि भी होता भी है तो उसका प्रभाव हल्का होता है। रोग से बचने का उपाय क्या है? इस रोग से कोई औषधि नहीं है। उत्तम पौष्टिक पर हल्का भोजन, स्वच्छ रहन सहन तथा पर्याप्त आराम से रोगी शीघ्र अच्छा हो जाता है। एक बार रोगी से ग्रस्त होने के पश्चात यह रोग फिर नहीं होता है। यदि हुआ है भी होता तो उसका रूप उतना भीषण नहीं होता है। क्या इसमें जो बचाव बताया गया, इसमें क्या होता है? इसमें पौष्टिक तत्व भोजन लेना है या हल्का पौष्टिक व हल्का भोजन लेना है। स्वच्छ सफाई रखना है और रहन सहन, और जैसे कि आपका जो रहन सहन है उसमें आराम होना चाहिए और रोगी को भी रोगी भी शीघ्र अच्छा हो जाएगा। अगर आपका रहन सहन सही है या हल्का भोजन ले रहे हैं, पौष्टिक हल्का भोजन ले रहे हैं, साफ़ सफाई का ध्यान रख रहे हैं, तो रोगी जल्दी ही सही हो जाएगा। और ये बहुत अगर एक बार व्यक्ति को हो गया है तो उससे अगर दोबारा होता है तो इतना भयानक उसका रूप नहीं होगा। आगे है कि रोग से फैलने से बचाव की विधियाँ। जो रोग फैल रहा है उससे हम क्या क्या करेंगे कि बचाव हो सकेगा। तो रोगी के घर के सभी व्यक्तियों को टीका लगवा लेना चाहिए। चेचक के रोगी से जो है चिकन पॉक्स, उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? रोगी के घर के सभी व्यक्तियों को टीका लगवा लेना चाहिए। यथासंभव रोगी को अन्य व्यक्तियों से दूर रखना चाहिए और कोई घर के सदस्य तो उन्हें उस रोगी को दूर रखना चाहिए। रोगी का कमरा प्रकाश युक्त तथा हवादार होना चाहिए। जो रोगी का कमरा, उसमें प्रकाश जैसे धूप भी आए और हवा भी आए, उसमें दोनों का प्रकाश और हवा का दोनों का आवागमन होना चाहिए। और चौथा है कि रोगी के संपर्क में परिचारक के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति को नहीं आना चाहिए। उसे 24 घंटे के भीतर ही टीका लगवा लेना चाहिए। नेक्स्ट है कि रोगी के जूठी वस्तुओं को खाना तथा उसके बर्तन, कपड़े आदि का प्रयोग भयानक भूल है। मतलब अगर आप उनके रोगी के जूठे वस्तुओं को खाना, जैसे रोगी का कोई जूठा खाना है नहीं खाना चाहिए, और बर्तन, कपड़े आदि का साफ़ सफाई विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इससे संपर्क में आते हैं बर्तन, खाना, कपड़े से, तो यह बीमारी आपको भी हो सकती है। रोगी के शरीर की सभी पपड़ियाँ निकल जाने से 10-12 दिन तक रोगी को अन्य व्यक्ति के संपर्क में नहीं आने देना है। जैसे जो शरीर पे जो पपड़ी हो जाती है वह ख़त्म हो जाने के बाद भी 10-12 दिन तक कि रोगी के संपर्क में और कोई नहीं आएगा। रोगी के मलमूत्र को दूर गड्ढा खोदकर गाड़ देना चाहिए, और अगर जैसे जो रोगी का मलमूत्र से गड्ढा खोदकर गाड़ देना चाहिए या ब्लीचिंग पाउडर के प्रभाव से उसे नष्ट कर देना चाहिए। आगे है छोटी माता के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। स्मॉल पॉक्स के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। यह एक वायरस द्वारा फैलता है। यह एक वायरस द्वारा फैलता है। यह चेचक की भांति ही होता है। यह चेचक की भांति होता है, परंतु यह उससे हल्का होता है। इसमें क्या बताया गया कि जो आपकी बड़ी माता है उससे हल्का छोटी माता होती हैं, इसलिए इसे छोटी माता भी कहते हैं। इन्हें छोटी माता भी कहते हैं। यह भी वायु द्वारा प्रसारित रोग होता है।
जो लक्षण है, लक्षण के बारे में जान लेते हैं। रोगी का प्रारंभ जो होता है, जब ये लक्षण पेशेंट को दिखता है तो उसमें जो बुखार आता है तो कितने फ़ारेनहाइट पे होता है, तो 102 डिग्री फ़ारेनहाइट पर उसका शरीर का ताप हो जाता है। रोगी के सिर व पीठ में दर्द, बेचैनी रहती है तथा कपकपी भी मालूम पड़ती है। फिर इन्हें नन्हे नन्हे सरसों के दाने सरसों के बराबर दाने निकलने लगते हैं। पहले यह मुंह, छाती और बाहुओं में निकलते हैं, फिर शरीर के शेष अंगों में निकलने लगते हैं। 5-6 घंटों के भीतर ही दाने जल से भर जाते हैं और 3-4 दिन में सूख जाते हैं। दाने हल्के होते हैं और साधारणतः शरीर पर उनका कोई चिन्ह नहीं होता है। जो छोटे छोटे जो दाने हो जाते हैं उनमें हल्का हल्का पानी जैसा पंछा टाइप भर जाता है। 3 और 4 दिन के बाद क्या होता है, वो सूख जाते हैं और धीरे धीरे वो खत्म हो जाती हैं। उसका कोई निशान नहीं पड़ता है शरीर पर। आगे देख लेते हैं रोग से बचने के उपाय। जो ये है छोटी माता जो स्मॉल पॉक्स है, इससे हम बचाव देख लेते हैं। सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। देखिए, स्मॉल पॉक्स में भी बताया जा रहा है कि सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो चेचक है आपकी बड़ी माता, उसमें भी बताया गया कि सफाई का विशेष ध्यान, ये हमारे लिए अनिवार्य है। सफाई विशेष अनिवार्य। रोगी को घर के अन्य व्यक्तियों से अलग रखना चाहिए। क्या बताया गया कि रोगी को अन्य व्यक्तियों से अलग रखना चाहिए। केवल परिचालक ही उससे संपर्क में, जो देखभाल कर रहा है उस पेशेंट का, बस वही आ जा सकता है और अन्य सदस्यों को दूर रखना पड़ता है। पर उसे भी अपने बचाव का पूरा भी ध्यान रखना। जो उसका परिचारक है, जो उसका संपर्क में देखभाल उसका कर रहा है, उसे भी अपना सावधानी पूर्वक करना चाहिए। क्या है, अपना ध्यान रखना चाहिए। रोगी के शरीर से सभी पपड़ियों के गिरने के पश्चात उसे किसी रोगनाशक औषधि के हल्के घोल से स्नान करा देना चाहिए। रोगी के प्रयोग से सभी कपड़े खौलते जल में उबाल कर ही प्रयोग में लाने चाहिए। जो रोगी का कपड़ा है, पानी खौलाकर उसमें उबाल देना चाहिए। उससे क्या है, सारा बैक्टीरिया वायरस मर जाएगा। और जो इसमें बताया गया कि शरीर पे पपड़ियाँ गिर जाने के बाद, जब अगर शरीर पे जो दाने हुए हैं, दाने जब सूख जाते हैं तो धीरे धीरे वो पपड़ियाँ छूट जाती हैं। तो उसके बाद भी रोगी को जैसे नीम की पत्ती के पानी से घोल बनाकर, गर्म पानी करके नीम की पत्ती डालकर उसमें उसका घोल बनाकर उसे भी नहला देना चाहिए। तो क्या है, इसे किसी औषधि से भी नहला देना चाहिए, ये भी बताया गया है। अब आते हैं इसमें उद्भवन काल। उद्भवन काल क्या है, तो इसका उद्भवन काल देख लेते हैं। 14 से 16 दिन तक माना जाता है। कितने दिन तक माना गया है, 14 से 16 दिन तक माना गया है। अब हम लोग आगे जानेंगे कि जो बड़ी माता है, जैसे कहते हैं आपका चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स में अंतर क्या है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए, यहाँ पे फिगर भी दिखाया गया है। यहाँ पे छोटी व क्या है, चेचक व बड़ी माता और छोटी माता यहाँ पे दोनों दिखाया गया है। ये देखिए, इसमें दोनों फिगर दिखाया गया है। अब आगे अंतर देख लेते हैं। चेचक व छोटी माता में अंतर देखिए, इसमें दोनों में क्या अंतर है। तो चेचक एक तरफ दिखाया गया, एक तरफ छोटी माता। तो चेचक में क्या है, दाने निकलने से पूर्व तेज ज्वर हो जाता है। क्या है, चेचक में क्या होता है, दाने निकलने से पूर्व क्या होता है, तेज ज्वर हो जाता है। लेकिन जो छोटी माता है, दाने निकलने के पश्चात ज्वर नहीं होता। इसमें ज्वर नहीं होता है, निकलने के बाद भी, जो दाने निकलते उसके बाद भी इसमें बुखार नहीं होता है। और इसमें जब दाने निकलने के पहले बुखार हो जाता है। इसमें तीसरे चौथे दिन दाने निकलते हैं। जो चेचक है, इसमें तीसरे चौथे दिन दाने निकलते हैं। और जो छोटी माता है, पहले ही दिन दाने निकल जाते हैं। और जो तीसरा पॉइंट है, ज्वर, सिर दर्द, पीठ में दर्द व वमन आदि होते हैं। जो चेचक है, इसमें क्या होता है, ज्वर होता है, सिर दर्द होता है, पीठ में दर्द होता है और कभी कभी वोमिटिंग भी होने लगता है। और जो छोटी माता, इसमें क्या होता है, इसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है। और जो इसमें चेचक है, इसमें दानों के अनुसार ज्वर में भी वृद्धि होती है। जैसे दाने अगर ज़्यादा है तो उससे क्या है, ज्वर और अधिक हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि दानों के अनुसार ज्वर की वृद्धि होने लगती है। और जो छोटी माता है, इसमें कोई ऐसा क्रम नहीं होता है। और जिसमें 5वां पॉइंट है, इसमें सारे शरीर पर एक साथ दाने निकलते हैं। जो बड़ी माता होती है, जो चेचक है, इसमें क्या होता है, एक साथ शरीर में पूरे दाने निकलते हैं। लेकिन छोटी माता में इसमें बारी बारी से सभी अंगों प्रत्यंगों में दाने निकलते हैं। ये क्या था, ये आपका क्या है, चेचक और छोटी माता में अंतर था। और हम इसके अब आगे देखेंगे क्या, इसे जितना हम इसके बारे में बताए हैं, सब पॉइंट बताएं इसके बारे में, जो बताया गया इसके बारे में हम अब लाते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन को भी यहाँ से कैसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं उसके बारे में भी देख लेते हैं। उसके आगे क्वेश्चन लाए हैं, जैसे जो हमने टॉपिक पढ़ा है उससे क्वेश्चन है, तो कैसे कुछ क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। इसमें 1 लाइनर क्वेश्चन है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन पूछा गया है कि दिसंबर से मई जून तक फैलने वाले जो रोग होते हैं उनका क्या नाम है। क्वेश्चन उसमें बताया गया था डिटेल में कि दिसंबर से मई जून तक जो फैलने वाला रोग उसका क्या नाम है, तो चेचक। क्या है? चेचक। इसे क्या कह सकते हैं? बड़ी माता भी कह सकते हैं, चेचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेचक के विषाणु का क्या नाम है, बताइए। तो चेचक के विषाणु का क्या नाम है, तो वेरियोला वायरस नाम है। आगे क्वेश्चन है कि रोगी जब खांसता व छींकता है तथा थूकता है तो कड़ों के द्वारा क्या निकलता है, तो एक तरह का विष निकलता है। जब रोगी खांसता व छींकता और थूकता भी है तो इन सभी के द्वारा क्या होता है, बाहर एक तरह से विष निकलता है, जो कि सूख जाने पर क्या होता है कि एक दूसरे व्यक्ति को धूल के कण के माध्यम से दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाता है। आगे क्वेश्चन है कि चेचक दूसरे व्यक्ति को किस माध्यम से होता है। जो चेचक होता है दूसरे व्यक्ति को किस माध्यम से होता है, तो ये वायु के द्वारा होता है। आगे क्वेश्चन है कि चेचक का उद्भवन काल कितना बताया गया है, तो 10 से 12 दिन बताया गया है। आगे क्वेश्चन है कि तेज बुखार, सिर दर्द तथा पीठ में दर्द होना किसके लक्षण दिखाए जा रहा है। जैसे तेज बुखार, सिर दर्द और पीठ में दर्द होना किसके लक्षण, तो चेचक या बड़ी माता जिसे कहते हैं चिकन पॉक्स भी कहा जाता है, इनके लक्षण दिखाई देने लगते हैं। आगे क्वेश्चन है कि छोटे बालकों को चेचक होने पर बुखार कितने ताप पर पहुंच जाता है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको बुखार होने पर जो उनका शरीर का ताप होता है तो कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर चला जाता है, तो 104 डिग्री से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में बुखार हो जाता है। आगे क्वेश्चन है कि रोगी के मलमूत्र की बैक्टीरिया को दूर करने के लिए हम कौन सा पाउडर का छिड़काव करते हैं। जो रोगी का मलमूत्र है उसकी बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए, अगर गड्ढा नहीं खोदने का स्थान है तो उसकी बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए हमें कौन सा पाउडर डालना चाहिए, तो ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करना चाहिए। आगे क्वेश्चन है कि छोटी माता किसके माध्यम से फैलती है, तो वायरस के द्वारा फैलती हैं। छोटी माता कैसा रोग है, तो छोटी माता कैसा रोग है, तो वायु प्रसारित रोग है। आगे क्वेश्चन है कि छोटी माता होने पर रोगी का प्रारंभ में कितने फ़ारेनहाइट ताप रहता है, तो 102 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या है, ताप शरीर का रहता है। नन्हे नन्हे सरसों के समान दाने किस रोग के अंतर्गत देखा जाता है, तो छोटी माता जिसे स्मॉल पॉक्स कहते हैं। आगे क्वेश्चन है कि छोटी माता का उद्भवन काल कितना होता है, तो 14 से 16 दिन तक माना गया है। आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छा